नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ठौंडियाल। सुबह के 9 बजे हैं और अब बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से। देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और साथ ही आखिरी दिन भी है, जहां ज्ञानवापी, मथुरा की मस्जिद और कुतुब मीनार जैसे मसलों पर आज मंथन होने जा रहा है और माना जा रहा है कि आज जमीयत बुलडोजर पॉलिटिक्स पर भी विचार करेगा। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन चर्चा होगी और आज आखिरी दिन भी है, दूसरा और आखिरी दिन है सम्मेलन का। जमीयत उलेमा हिंद की कल की बैठक में मदनी का संबोधन सभी ने सुना, जब भावुक हो गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा कि हमारा जिगर जानता है कि हमारी मुश्किल क्या है, कैसा अत्याचार हम झेल रहे हैं, कैसा जुल्म हम झेल रहे हैं और आज भी मंथन होने वाला है। हालात मुश्किल है, बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। अभी एक दिन पहले जमीयत की जलसे में मुसलमानों के हाल का जिक्र जुबान पर लाकर मौलाना महमूद मदनी की आंखें डबडबा गईं। हमें जरूरत तो मदनी साहब का गला रौंद गया, जुबान से आह निकली, मंच से मुसलमानों की बेइज्जती की बात निकली। लेकिन बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। भावुक मदनी ने मुसलमानों पर जुल्म का जिक्र किया, समाज में नफरत बढ़ने का हवाला दिया और बगैर किसी का नाम लिए इशारों में बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा। वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है? समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो नफरत के खिलाड़ी हैं उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। जमीयत उलेमा हिंद का आज दूसरा दिन है। ये सम्मेलन ऐसे हालात में हो रहा है जब ज्ञानवापी मथुरा में मंदिर मस्जिद वाली कानूनी लड़ाई चल रही है। शनिवार को इस सम्मेलन में मदनी ने कई अहम बातें कही। इसी मजलिस में पहले दिन 3 प्रस्ताव भी पेश किए गए। पहला ये कि हिंसा के लिए उकसाने वालों को सजा के लिए अलग कानून बने। दूसरा ये कि हर साल 14 मार्च को इस्लामोफोबिया रोकथाम दिवस मनाया जाए। और तीसरा अहम प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि भारतीय मुसलमानों पर नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित हो। अब आज भी जमीयत की बैठक में कई अहम मसलों पर मंथन की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जमीयत आज ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों पर जारी विवाद पर विचार करेगा। मस्जिद के मसलों को लेकर आगे की लड़ाई की रूपरेखा तय हो सकती है। हनुमान जयंती, रामनवमी पर झांकियों के दौरान बड़े तनावों की चर्चा करेगा। यूपी और अन्य राज्यों में जारी बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों की संपत्ति गिराने पर भी मंथन की उम्मीद है। जमीयत की बैठक में मंदिर मस्जिद वाली कानूनी जंग पर जो भी फैसला हो, लेकिन मदनी के बयानों ने यूपी में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि मदनी का बयान सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए
आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। आज देवबंद में जमीयत की बैठक का आखिरी सत्र है, जिसमें मस्जिदों पर जारी विवाद को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला ज्ञानवापी मथुरा वाली लड़ाई में सियासी पारा बढ़ा सकता है। पिंटू शर्मा के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक। तो कल सम्मेलन का पहला दिन था और वहां पर भावुकता नजर आई, आंखों में आंसू नजर आए, लेकिन दूसरे दिन क्या क्या होने वाला है, आज भी मंथन होने वाला है। ज्ञानवापी मथुरा की मस्जिद पर आज मंथन होने वाला है। दूसरा दिन है, मस्जिदों पर लड़ाई की रूपरेखा तय होगी कि वो कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे। और आज क्या होगा, धार्मिक झांकी के दौरान तनाव जो बढ़े उस पर भी चर्चा होगी। जो है बुलडोजर पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होने वाली, क्योंकि लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। जहांगीरपुरी, खरगोन का मसला, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन होने वाला है जमीयत उलेमा का इस सम्मेलन में। और पहला जो प्रस्ताव है, हिंसा के लिए उकसाने वालों को सजा देने के लिए अलग से कानून बनाया जाए। जो पहला दिन जो है 3 प्रस्ताव रखे गए, ये 3 प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। पहला प्रस्ताव हम आपको बता रहे हैं ये था कि अगर कोई उकसाता है हिंसा के लिए तो उस पर कार्रवाई हो और अलग से कानून बने। हर साल 14 मार्च को इस्लामोफोबिया रोकथाम दिवस के तौर पर मनाया जाए, जबकि तीसरा भारतीय मुसलमानों पर नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित हो। जमीयत के 3 प्रस्ताव पर ये जो है प्रस्ताव पास हुए हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता तंसीम हैदर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं तंसीम वहां से जुड़ गए हमारे साथ। तंसीम, दूसरा दिन आज कौन कौन से बड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? होने थे 2 सेशन जो है वो कल हो चुके हैं आखिरी, और आज का जो सेशन अभी शुरू होने वाला है कुछ ही देर में मौलाना महमूद मदनी आ चुके हैं और तमाम उलेमा मौलाना यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो बातें होनी है, जिस पे चर्चा होनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवापी है, मथुरा है, कुतुब मीनार का मामला है, मस्जिदों से जुड़ा हुआ मामला है। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा मामला भी जुड़ा हुआ है, जो जाहिर है कि जिस पे आज चर्चा की जाएगी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर देश में चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में मामले चल रहे हैं। तो उसमें क्या रुख होगा आगे का, जमीयत क्या मैसेज देगी कम्युनिटी को, किस तरह से आगे बढ़ाएगी इन मुद्दों को। जैसे कि कल प्रस्ताव कुछ आए, उन प्रस्तावों पे आज मोहर लगाई जाएगी। तो अपने आप में जाहिर है ये पूरा का पूरा जो आज का प्रस्ताव है, ये मंदिर मस्जिद से जो विवाद जुड़े हुए हैं, जो हेट स्पीचेस हैं उसके बारे में है। तो ये सारी चीज आज इस पे चर्चा की जाएगी। इन्होंने जैसे कहा था कि धर्म संसद की जगह सद्भावना संसद का 1000 सद्भावना संसद हम आयोजित करेंगे। जी तंसीम, आप नजर बनाए रखें। आप बता रहे कि महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने देश के माहौल का जिक्र किया, तो उनके बयान को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने निशाना साधा है। मोटे तौर पर अब तक का जो कहना है, जो एहसास है, जो फीलिंग्स हैं, वो ये है कि मुल्क में लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये बांटे जाने का जो प्रोसेस है वो देश हित में नहीं समझते हम। हमारे देश हित में ये बात है कि जोड़ा जाए, हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे हमें नहीं मालूम। मुस्लिम को टारगेट किया गया होता तो हम सबके साथ, सबका विकास, सबके लिए काम नहीं कर रहे होते। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारे मंदिर थे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, उनका खुदा तो धरती पर नहीं आता ना। वो तो कभी अवतार मानते नहीं है, अवतारवाद उनके यहाँ है भी नहीं। हमारे यहाँ तो अवतार भी होते हैं, जन्म भी लेते हैं, और भगवान शंकर वहाँ रहे भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक इतना तो स्वीकार करना चाहिए ना। तुम तो नहीं थे ना, मंदिर तोड़ करके मस्जिद तो बनाई गई ना, ये तो स्वीकार करो ना कम से कम। देश को जहाँ होना चाहिए, देशवासियों को जिस तरह आपस का जिस स्वभाव के साथ रहना चाहिए और जो हमारी स्पिरिट होनी चाहिए इंडियंस के, इंडियननेस के लिए, वो कहीं चोट खा रही है। हम कहते हैं हम जीतेंगे, वो कहते हैं मैं जीतूंगा। तो मैं को हम बनाना है बस मिलजुल करके। सब मजहब के मानने वाले, धर्मों के मानने वाले, जातियों से ताल्लुक रखने वाले इकट्ठे होंगे। वो इकट्ठे हो करके
अलग अलग इश्यूज पर बात करेंगे और एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे देश को बनाने के लिए। देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। दूसरी बात जो बहुत साफ है वो ये है, जो विदेशी हैं और आक्रांता हैं और अत्याचारी हैं, उनके साथ जोड़ना अपने आप को, ये ना हिंदुस्तानी होना है, ना ये हिंदुस्तानियत है, ना ही ये सच्चाई से इस्लाम का रास्ता है। और सीधा देवबंद आपको लिए चलते हैं। मदनी का संबोधन शुरू हो गया, सुनाते हैं आप। शांति, अमन, भाईचारा, इंसानियत, मानवता, तो ये बड़े मकसद है। बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। देश में बहुत सारे मदद भी करता है, लेकिन अभी जो ज्ञान व्यापी से लेकर कई मुद्दे हैं, इनमें कानूनी राय और क्या सड़क पे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, जमीयत ने तो साफ कहा है, पहले से कहते चले आए कि इस तरह के मुद्दों को सड़क पे नहीं लाना चाहिए, हरगिज नहीं लाना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। जी शुक्रिया। आखिरी सवाल जो ईसीसी को लेकर देश में चर्चा अब हो गया, फिर करेंगे, मैं हूँ यहाँ मौजूद। संबोधन नहीं बल्कि मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह के जो मंदिर मस्जिद के विवाद है वो सड़कों पर नहीं लाने चाहिए। बहरहाल हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई में देवबंद से नया संदेश आया, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी। तो इस विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए और ओवैसी ने मुसलमानों की हिमायत की तो शरद पवार पर भी निशाना साधा। ओवैसी बोले, शरद पवार ने संजय राउत को बचा लिया लेकिन नवाब मलिक को अकेला छोड़ दिया। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि बला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया, मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? ज्ञानवापी मसले पर अहम सुनवाई होने वाली है और उससे पहले मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्वे की वीडियो को सार्वजनिक करने पर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें सोमवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। ज्ञानवापी का सच क्या है? शिवलिंग के दावे में कितना दम है? फव्वारे की दलील कितनी सही है? अब इन दावों की सबसे बड़ी कड़ी है वीडियोग्राफी, जिस पर नया संग्राम शुरू हो गया है। 3 दिन 10 घंटे तक चले सर्वे में जो वीडियो बना, अब उसी को सार्वजनिक करने पर आर पार की लड़ाई है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के वीडियो अंदर की तस्वीरें रिलीज करने के खिलाफ। उन्हें लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले सर्वे वाला वीडियो के सामने आने से माहौल बिगड़ सकता है।
वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे देश की स्थिति बिगड़ सकती है अगर ये सार्वजनिक हो जाती है। पता नहीं कौन किस एंगल से ले और कौन क्या सोचे उसके बारे में। तो जब तक इसका डिस्पोजल नहीं हो जाता है कोर्ट में और जब तक कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक इसको सार्वजनिक न कीजिए। इसके लिए हमने दरखास्त दी है, लेकिन हाँ, उन लोगों को दिया जाए जो इसके पक्षकार हैं। हम ये चाहते हैं इसका गलत अर्थ अनर्थ ना निकाला जाए, जो है वो सही अर्थ निकाला जाए, हमारा ये उद्देश्य है। अब जिसको कोई चीज़ें मालूम नहीं होती, उसका कुछ अंश देख करके उसका अर्थ का अनर्थ निकालने, तो इससे गलतफहमी पैदा हो जाए, ये नहीं होने चाहिए। स्पष्ट जब आ जाएगी चीज़ें तो उसको जनता के सामने रख दिया जाएगा, आप देख लीजिए। ज्ञानवापी की वीडियो को जारी करने पर हिंदू पक्ष बट गया है। एक पक्ष चाहता है कि सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो भी जनता के सामने रखा जाए। उनकी दलील है कि कोर्ट में टेबल होने के बाद सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ही है, तो दूसरा हिंदू पक्ष सर्वे से जुड़ी तमाम चीजों पर रोक की मांग कर रहा है। विश्व दैनिक सनातन संघ ने जिला कोर्ट में इसके लिए बाकायदा अर्जी लगाई। तो वहाँ में जब हजारों की संख्या में विपक्षी जाके नमाज पढ़ रहे हैं, सन 90 से ब्रैकेटिंग के अंदर सिर्फ सुरक्षा कर्मी मुसलमान ही जा रहे हैं, तो किसके लिए रोक लगाया जा रहा है? यानी सिर्फ बादनी और बादनी के पक्ष वालों को क्यों? ये वीडियोग्राफी देखने से क्या होगा? न्यायालय में कोई कागजात अगर दाखिल हो जाती है, सार्वजनिक हो जाता है, और सार्वजनिक होना उचित है। अगर सारी चीज़ें सत्य सबके सामने आना चाहिए। आज मैं अधिवक्ता हूँ, कल दूसरा अधिवक्ता कोई हो सकता है, दूसरा बात नहीं हो सकती है। देखिए, जितेंद्र सिंह मिश्र साहब की तरफ से हम डीएम साहब से मिले, हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। उसमें हमने मांग की है कि जो भी ज्ञानवापी कमीशन से रिलेटेड वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या किसी तरह का एनिमेटेड कंटेंट है, वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर ना किया जाए, क्योंकि उसका आना किसी भी तरह से एंटी नेशनल कुछ जो लोग हैं या किसी तरह से कोई पावर है जो किसी तरह से भारत के सामाजिक स्वार्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा आशय रखती है, तो वो इसका गलत फायदा उठा सकती है और उसको एक उपयोगी औजार बना सकती है भारत में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर सोमवार को कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है। सर्वे रिपोर्ट की कॉपी अभी पक्षकारों को भी नहीं मिली, जिनके आधार पर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। और अगर पक्षकारों को रिपोर्ट मिलती है तो इसे पब्लिक डोमेन पर आने से कैसे रोका जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब तो हर उस मस्जिद की सर्वे की मांग उठने लगी है जो 100 साल पुरानी है। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। 1991 का धर्मस्थल कानून उपासना स्थल में बदलाव की इजाजत नहीं देता है, लिहाजा एक नई अर्जी इस कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। ये याचिका कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में 7 अर्जी है। 4 याचिका तो एक हफ्ते में दाखिल हुई। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? मस्जिदों में सर्वे और 1991 उपासना स्थल कानून दोनों मसले काफी अहम हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कल सावरकर की जयंती थी और कल प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो जारी किया। तो कल सावरकर पर खिताब के विमोचन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शरीक हुए और कांग्रेस पर सावरकर से सलूक को लेकर तीखे हमले किए। यानी उस कालखंड में भी वह व्यक्तित्व किस रूप में भारत के बारे में चिंता कर रहा है, भारत की, यानी उन्हें जब ब्रिटिशर ने कैद से मुक्त किया, रत्नागिरी में भी काफी दिनों तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया, लेकिन उस सब के बावजूद कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अपने विजन के लिए लगातार कार्य करते रहे। उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी कृतियां, उनके वक्तव्य आज भी
पूरे भारत को एक नई दृष्टि दे रहे हैं, एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। मित्रों, जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, सेलुलर जेल में एक स्मृतिका वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्र नायक को अपमानित करने का काम किया था। राज्यसभा की रेस तेज हो गई है और सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी और कांग्रेस फाइनल लिस्ट का ऐलान कर सकते हैं और नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन 31 मई है। कांग्रेस ने अब तक 3 नाम करीब तय किए हैं। जयराम रमेश को कर्नाटक से उतारा जा रहा है, पी चिदम्बरम तमिलनाडु और विवेक तनखा मध्य प्रदेश से उम्मीदवार होंगे। और कांग्रेस हर राज्य से कई नामों पर चर्चा कर रही है, लेकिन फाइनल मुहर अभी लगनी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से राज्यसभा भेजा जाना तय है। दोनों केंद्र में मंत्री हैं, दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और यूपी से बीजेपी ने 21 नाम भेजे हैं और इनमें 11 नाम तय होने हैं। तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब से 2 नाम तय कर दिए हैं। पद्मश्री पर्यावरणविद बलवीर सिंह सीचमाल और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमजीत साहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। और आज संभव है कि ये पार्टियां अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दें, सूची का ऐलान कर दें। तो बीजेपी में भी एक तरफ मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश से 21 नामों को भेजा गया है, 11 के नाम वहां से जो है फाइनल होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो जयराम रमेश का तय माना जा रहा है, कर्नाटक से उनको उतारा जा रहा है। पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से उतारा जा रहा है। राज्यसभा की रेस में आप हरियाणा से देखें तो आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा वहां से हैं और रणदीप सुरजेवाला है। तो इनमें से किसका चयन होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसमें कुछ और भी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती है, पीएल पुनिया है, सुबोध कांत सहाय है, गौरव वल्लभ है जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। ये भी रेस में है, किसको टिकट मिलता है, किसको भेजा जाता है, ये तय करना है कांग्रेस पार्टी को। और संभव है कि इन नामों का ऐलान आज हो जाए। जिनका नाम करीब करीब तय है वो 3 फेसेस, 3 बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस के आप देख रहे हैं। जयराम रमेश है, पी चिदम्बरम है, विवेक तनखा है, इनका नाम तय माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और कौन होगा और कहां से होगा ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। गौरव वल्लभ, सुबोध कांत, पीएल पुनिया, प्रवीण चक्रवर्ती, गुलाम नबी आजाद, जितेंद्र सिंह, पवन खेड़ा, तो ये संभावित उम्मीदवार हैं। मुंबई से दिल्ली तक हनुमान चालीसा पाठ पर हंगामा, सियासत, जेल और जमानत के 36 दिन गुजारने के बाद नवनीत राणा पति के साथ अमरावती लौट आए और अमरावती में नवनीत राणा के स्वागत से लेकर हनुमान चालीसा पाठ तक की जबरदस्त तैयारी थी। सौ किलो के वजन के फूलों का हार, सिर पर पहनाई गई पगड़ी, हाथ में हनुमान की गदा, जबरदस्त आतिशबाजी, और बैंड बाजे का जुलूस। जेल से रिहाई के बाद पहली बार अमरावती के दौरे पर आए निर्दलीय विधायक नवनीत राणा और उनके पति के स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी। स्वागत के लिए लाई गई माला क्रेन की मदद से पहनाई गई। इसके बाद रथ पर सवार हो राणा दंपत्ति अमरावती की सड़कों पर निकले। हनुमान चालीसा की गूंज थी और लोगों का हुजूम साथ चल रहा था। नवनीत राणा ने एक बार फिर दोहराया कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई गलत थी। दिल्ली में भी हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, आरती की, मंदिर तक गए, सब किया, बहुत शांति से, प्रेम से, वहाँ पर भी हुआ। पर यहाँ पर आने के बाद जो तकलीफें शुरू होती है महाराष्ट्र में,
एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरा दिल में हमेशा रहेगा कि महाराष्ट्र में संकट मोचन का और राम भगवान का, राम लल्ला का इतना विरोध क्यों है। पर आज फिर भी हमने ये संघर्ष करके मंदिर तक पहुंचे हैं। हमने आराधना की, हमने प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ा और मेरे महाराष्ट्र में जो शनि लगा हुआ है, ये शनि जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए मैंने संकट मोचन के मंदिर में आके प्रार्थना भी की और हनुमान चालीसा भी पढ़ा। पूरे 36 दिन बाद नवनीत राणा अमरावती आई थी। राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई से दिल्ली तक चली सियासत के मुख्य किरदार रहे। कल घर जाने से पहले समर्थकों ने उनका दुग्धाभिषेक किया। मंच पर नवनीत राणा और उनके पति बैठे थे और सिर पर दूध गिराया जा रहा था। नवनीत राणा इस स्वागत से अभिभूत नजर आई। अमरावती के हनुमान मंदिर में राणा दंपत्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का ये पाठ रात 10 बजे के बाद तक चलता रहा। समर्थकों ने अति उत्साह में लाउडस्पीकर पर पूरे जोश के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा के हाथ में किताब थी और पति रवि राणा तालियां बजा रहे थे। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर पर आरती और अजान नहीं होंगे। अमरावती के इस हंगामेदार दौरे की एक तस्वीर अभी बाकी है। सड़क पर निकले रोड शो के दौरान राणा समर्थक और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे तो दूसरी तरफ जय भीम के। अमरावती के रास्ते में राणा दंपत्ति ने नागपुर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये तो तय है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की सियासत अभी थमी नहीं है। अमरावती से धनंजय साबले, आज तक।